सभी को सादर सेवा जोहार। और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल आओ गुणवानों को जाने। और आज आप सभी के सामने मैं दो ऐसे महान शख्सियत को आपके सामने लाना चाह रहा हूं जो स्वयं एक महिला होकर के अपने अस्तित्व और पहचान को आज के समय में समाज पर अपनी अस्तित्व को बनाए रखे हुए हैं। एक आप सभी के सामने मैं पूरे सम्मान के साथ बुलवाना चाहूँगा सब परम सम्मानीय बरखा दीदी, झारखंड से हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता और एक अच्छे पत्रकार हैं। और साथ ही हमारे बीच में एक ऐसी महिला उद्यमी हैं जो स्वयं के बलबूते आज एक आर्थिक रूप से स्वतंत्रता की कहानी रचने जा रही हैं। तो मिलिए हमारे सम्मानीय मनीषा दीदी जो इटारसी से हैं। और दीदी मैं चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों को पारी पारी से आप अपना परिचय दें। अपना परिचय तो बहुत छोटा सा है क्योंकि समाज के सामने हर कोई छोटा ही होता है। और मैं काफी हर्ष के साथ अपना इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ। मैं बरखा लकड़ा झारखंड से हूँ, बिरसा की धरती से हूँ। और पहले तो मध्य प्रदेश में जितने भी मेरे सगागण हैं सबको मैं जय जोहार जय सेवा करती हूँ। और मैं बेसिकली मेरा काम है समाज सेवा करना, लेकिन इसके साथ साथ मैंने पत्रकारिता को भी चयन किया है क्योंकि कहते हैं कि छपा अक्षर इतिहास बन जाता है। तो इसलिए मैं लिखने के ऊपर बहुत जोर दी ताकि आने वाला कल के लिए संरक्षित रहे हमारा इतिहास, क्योंकि मुख्यधारा की इतिहास है ना वो हमारे साथ बहुत छल किया है। इसलिए मैं अब समाज सेवा के साथ साथ पत्रकारिता में भी काफी एक्टिव हूँ। और बस इतना छोटा सा परिचय है। दीदी सभी को जोहार। मेरा नाम मनीषा धुर्वे है और मैं एक मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले नर्मदापुरम एक छोटे से गांव पांडुखेड़ी से हूँ। और मेरा परिचय क्या ऐसा है कि मैं एक छोटे से गांव से होते हुए समाज में 2015 से सीखने और समझने के लिए आई हूँ। और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। मैं और साथ ही मैं अपना एक कविताएं भी लिखती हूँ। और समाज में आने के लिए मेरा ये कारण है कि समाज सेवा सब करते हैं, पर मेरा उद्देश्य ये है समाज में आने का कि मैं सबको रोजगार के प्रति, व्यवसाय के प्रति जागरूक कर पाऊँ। इसलिए मैंने अपना कदम व्यवसायिक क्षेत्र में रखना पसंद किया है और मैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हूँ। मैंने खुद की अपनी एक फर्म रजिस्ट्रेट कराई है जिसमें मैंने ऐसा एक प्रोडक्ट लाने का प्रयास किया है जिसके विषय में सब लोगों को एक भ्रम होता है कि इससे सिर्फ सब लोगों को नशा ही करने को मिलता है। पर मेरा एक उद्देश्य ये है कि सब लोगों के मन से मैं इस भ्रम को हटा सकूं, ताकि लोग ये जाने कि ये हमारा इतना गुणकारी जो फूल है, जो जीवित फूल है इस ब्रह्मांड का, मैं उससे सबको स्वस्थ रखने के लिए उससे सभी लोगों को फायदे हो सके, इसलिए मैं महुआ लेकर आई हूँ। और उस महुआ के खाने के प्रोडक्ट मेरी फर्म में मैं बनाती हूँ और उसके माध्यम से मैं सबको जागरूक करना चाहती हूँ कि मैंने ये एक ऐसा विषय चुना है जिसके लिए सब लोगों के नेगेटिव थॉट आते हैं, और ताकि मैं इस भ्रम को हटा के सबके मन में पॉजिटिव थॉट लेके आ सकूं और सभी लोगों को ये जागरूक कर सकूं कि समाज सेवा तो करिए पर साथ में व्यवसाय भी करिए। कैसे हमारे जो पूर्वज थे, कहें राजा रजवाड़े खानदान कहें या राजवंशी कहें, वो सब देने वाले थे और वो कहीं ना कहीं देने वाले से आज हम लेने वाले में बन गए हैं। तो हम चाहते हैं कि वापस से हम देने वाले बने, तो इसलिए हमें व्यवसाय करना होगा और व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, चाहे छोटा करें या बड़ा करें। तो मेरा उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को मैं व्यवसायिक क्षेत्र में जागरूक कर सकूं। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है और फिर आगे देखते हैं। तो सभी को जोहार। साथियों, अभी आप सभी ने हमारे महान शख्सियत जो मातृशक्ति है हमारी, उनका आपने संक्षिप्त में परिचय जाना। और ये बहुत ही गर्व का विषय है हमारे समाज के लिए कि ऐसे महान मातृशक्तियां जो आज हम पहले सुना करते थे कि वीरांगनाएं हुआ करती थी, मगर आज की वर्तमान हमारी वीरांगनाएं हमारे साथ में, और हमें गर्व है कि आज हम इनके समक्ष बैठ करके हम इनसे बातें कर रहे हैं। इनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम जो है एक हम लोगों के माध्यम से जा रहा है। और इस
परिचर्चा में हमारे साथ गोंडवाना सामाजिक उत्थान समिति की पूरी टीम है। परम सम्मानीय धुर्वे साहब अरविंद सिंह धुर्वे जी हैं, संतोष सयाम जी हैं और हमारे बीच में है जौलपुर जिला अध्यक्ष गोंडवाना सामाजिक उत्थान समिति के गगन सिंह उरेती जी, आप कटनी जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश सचिव अरविंद सिंह धुर्वे जी हैं। तो मैं चाहूंगा कि इनके हम सभी के मन में कुछ ना कुछ दीदी लोगों से पूछने का, अपने जिज्ञासाओं को दूर करने का एक अवसर जो है हमें प्राप्त हुआ है। तो अवसर सभी लोग आज आकर के और दीदी लोगों के समक्ष उन जिज्ञासाओं को जो है उसकी पूर्ति हम सब करना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा अरविंद धुर्वे जी को कि वो अपने जिज्ञासाओं को, अपने जो मन में जो भी प्रश्न है, अपने समाज हित में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं या जो चीजें हमारे साथ में हो रही हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं, तो इस संबंध में जो उनकी चर्चाएं हैं या जो प्रश्न हैं उनके मन में वो दीदी लोगों से पूछे। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ धुर्वे जी को। सभी को सादर सेवा जोहार। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और जब मैंने सोचा था कि एक दिन 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस में कटनी में दीदी को बुलाया जाए और दीदी आए, वह हमारा जो सपना है कब पूरा हो और हमारे जो कटनी जिले की जो मातृ शक्तियाँ हैं उनके जो उद्बोधन है उसको सुन करके, उनके जो विचार हैं वो हमेशा आदिवासियों की संस्कृति, उनकी जो अस्मिता है और उन पे वो मुखर होकर के लिखती थी। मैं चूँकि उनके यूट्यूब में भी उनका बहुत सारा वीडियो देखा है और फेसबुक से भी जुड़ा हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ करता था कि कब दीदी से हमारा संपर्क हो और मैं अपनी जो मेरी जिज्ञासा है कि बिरसा की धरती से जो कई वीर वीरांगनाओं की जो धरती है हमारे आदिवासियों की, जिनके कारण वहाँ की जो मातृ शक्ति और पितृशक्ति है उसमें जो देशभक्ति और समाज के प्रति जो वैचारिक विचार हैं वो कूट के भरा हुआ है। उसी तारतम्य में मैं दीदी से कुछ मेरी जिज्ञासा है तो मैं पूछना चाहूँगा। दीदी सेवा जोहार। दीदी, मैं यूट्यूब या कि टीवी के माध्यम से सुनता था कि पत्थलगढ़ी जो है झारखंड से स्टार्ट हुआ है, तो पत्थलगढ़ी जो है वह हमारी आदिवासी संस्कृति का ही एक हिस्सा है कि ऐसा कुछ है पत्थलगढ़ी? क्योंकि हम मध्य प्रदेश के हैं तो हमारे यहाँ बहुत कम हम देखने को मिला है। हम जानना चाहते रहे थे कि पत्थलगढ़ी आखिर क्या है और हम उससे अवगत होना चाहते हैं, कृपया हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद इतना मान सम्मान देने के लिए, और मैं काफी खुश भी हूँ यहाँ आकर के, क्योंकि आप सबके बीच में अपने जो भी विचार आप लोग के बीच में साझा कर रही हूँ, ये हमारी खुशकिस्मती है। और मैं एक आदिवासी बेटी हूँ और बेशक मैं एक वीर की धरती से आई हूँ, बिरसा की धरती से आई हूँ, तिलका माझी की धरती से आई हूँ, रुनवा झुनवा की धरती से आई हूँ, फूलो झानो की धरती से आई हूँ। तो मेरे लिए काफी गर्व की बात है। और रहा पत्थलगढ़ी, तो देखिए झारखंड अगर देखा जाए तो आदिवासियों के नाम से बना हुआ झारखंड, जो भारत का एक पहला राज्य है। झारखंड ने काफी संघर्ष किया और झारखंड का संघर्ष इतिहास का सबसे लंबा संघर्ष रहा है अपनी मांगों को लेकर के। तो रहा पत्थलगढ़ी की बात, तो झारखंड मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के बाद अभी तक झारखंड में संस्कृति बची हुई है। अब पत्थलगढ़ी की बात है तो ये पत्थलगढ़ी कई अलग अलग रूपों में किया जाता है। जैसे कि कोई मर जाता है तो हम पत्थल गाड़ते हैं, या फिर किसी को मतलब सम्मान देना है या किसी का प्रतीक चिन्ह करते हैं तो पत्थल गाड़ते हैं। लेकिन पत्थलगढ़ी का सबसे महत्वपूर्ण एक बहुत समाज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, वो है उसका शिलालेख, मतलब कि वंशावली। वंशावली कहने का मतलब कि अगर मेरे जो बच्चे होंगे, बच्चे का जो मेरे दीदी या फिर मेरे भाई सारे लोग अगर खत्म हो जाएंगे तो जो मेरे बच्चे होंगे वो मेरे वंश को लिखेंगे कि मेरा लास्ट वंश कितना है। और ये जो वंशावली है ना, ये पूरे पत्थर में लिखा जाएगा कि मेरे पिताजी मान लीजिए कि पहनाव राव, तो पहनाव राव का बेटा कितने थे, उसके फिर बच्चे कितने थे, एक वंशावली के रूप में वो शिलालेख हो जाता है। जिसके तरीके उसकी एक गांव में मुंडाओं का ये सबसे बड़ा एक पत्थलगढ़ी होता है, जो मतलब शादी से भी बड़ा मतलब कि संस्कार होता है। इसमें एक जो उस घर का मुंडा घर का सबसे बड़ा बेटा है और उसकी बड़ी बहू,
ये संस्कार को करते हैं, क्योंकि वो अपना फर्ज निभाते हैं कि इसके बाद हम वो दायित्व लेने वाले हैं, दूसरे वंश को हम अपने मतलब कि जो पुरखा का जो वंशावली कर रहे हैं उसको अपने आंचल में लेकर के, क्योंकि आपका मतलब दूसरे वंश को चलाने के लिए हम स्वीकार करते हैं। तो उसके जो बड़े हैं ये बड़े बेटा है वो पूरे पाहन को बुलाता है, फिर पूरे गांव को बुलाता है, मतलब कहने की शादी से भी बड़ा मतलब कि आयोजन किया जाता है भव्य तरीके से। फिर वो पत्थर को लाने के लिए पूरे गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग सारे लोग नाचते गाते ढोल नगाड़े के साथ जंगल जाते हैं, पहाड़ जाते हैं, फिर वहां पर देखते हैं कि उस वंश तक मतलब जो वंश जितना है उसका पीढ़ी वो आ जाएगा क्या। फिर वहां पर नाच गान के साथ पत्थर को आह्वान करते हैं, उसको गीत संगीत से जगाया जाता है। कहते हैं ना कि हमारी सारी वो वहां पे बसा हुआ है, तो उसको मतलब कहते हैं पत्थर को जगाया जाता है, उसको पवित्र किया जाता है। फिर नाचते गाते पाहन को लोग उसको लाते हैं, घर में लाते हैं, उसको हड़िया बोलते हैं उससे, और पानी से उसको अच्छे से धोते हैं, पवित्र करते हैं, फिर उसको पूरे गांव के सामने पत्थर गाड़ते हैं। तो एक इतनी सुंदर संस्कृति है जो आपको एक पहचान दिलाता है। जैसे होरो टाइटल है, मुंडाओं में हो रहे तो उसका एक अलग गोत्र हो जाता है, एक किली हो जाता है, तो उसकी एक वंशावली पत्थलगाड़ के होता है, उसे पहचान होता है। अरे ये घर है, तो हमको पहचान करने में दिक्कत होती है ना कि कौन से घर है, तो बोले अरे पत्थर गड़ा हुआ है, ये तो होरो किली का है, ये होरो में चले जाइए, या अरे ये तो नाग किली का है, ये ना, मतलब आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। लेकिन हमारे गाँव क्षेत्र में गांव की पहचान झंडे से होती है, लेकिन मुंडाओं की पहचान इसके पत्थर से होती है। इतनी सुंदर संस्कृति है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आपकी गोत्र, एक तो आपकी गोत्र संरक्षित रही, और दूसरी बात उस जो पत्थर गाड़ करके उसका एक अलग सीमान भी हो जाता है, उसका एक अलग है कि ये टोकनो गोत्र का है, ये होरो गोत्र का है, ये नाग गोत्र का, तो इस तरह से ये होती है, जिसको मतलब एक वंश के लोग मिल करके, जब उसकी वंशावली खत्म हो जाती है, मिल करके पूरे एकदम अच्छे संस्कार से उसको बुलाया जाता है। अगर बेटा अगर मान लीजिए कि विदेश में बाहर, तो उसका इंतजार किया जाता है, ये नहीं कि चला जाने, उसका इंतजार किया जाता है, आता है, और ये एक भव्य तरीके से मनाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि संस्कृति ये भी झारखंड में अभी जीवित है। लेकिन बहुत सारे कुछ क्या बोलूं कि एक संस्कृति का तो हर तरीके से पतन भी हुआ है। आप तो देखें काफी तरीके से हमारे चीजों को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, राजनीतिक तरीके से खत्म किया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं हमको समझ बनानी पड़ेगी कि जो हमारे पुरखों ने जो विरासत छोड़ करके गई है, उस विरासत की जो अगर वो धीरे-धीरे अगर वो मरणासन में जा रहा है, तो उसको हम कैसे जीवंत दें। तो हमें भी वो समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम झारखंड की बात करें, क्योंकि ये सारे भारत के जितने भी आदिवासी एक रक्त समूह से जुड़ा हुआ है, जिसको हम इनकार नहीं कर सकते। भले प्रदेश और राज्य हमारे मिट्टी अलग हो गई, हमारे कल्चर थोड़ी बाहरी संस्कृति के चपेट में आकर के हालांकि अलग हो गई है, लेकिन कहीं न कहीं वो माटी खून तो एक ही है। बहुत बेहतर ढंग से आपने बताया दीदी, क्योंकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से सुना करते थे, जैसे डिंडौरी हो गया, छत्तीसगढ़ का लगा हुआ बॉर्डर, आपका झारखंड का लगा हुआ बॉर्डर, तो सुना करते थे कि पत्थलगढ़ी यदि कोई कर रहा है तो उसमें कुप्रचार किया गया है कि यह नक्सलाइट मतलब का यहाँ पे आवागमन स्टार्ट हो गया है। तो ये आपने जो बेहतर तरीके से आपने बताया कि यह जो एक संस्कार है, यह आदिवासियों का, मुंडा लोगों का जो पूरा बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे परिवार एकत्रित होकर हुआ है कार्य संपन्न करते थे। आज उनको पूरी जानकारी मिली। एक और मेरी जिज्ञासा है कि दीदी, मैंने जैसे गोंडी है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बॉर्डर में काफी क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसको 8वीं अनुसूची में जैसे संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, मगधी, अवधी, ये सब 8वीं अनुसूची में जैसे सम्मिलित हैं। क्योंकि गोंडी इतनी बृहद रूप में बोली जाती है, तो क्यों ना गोंडी को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित होना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत अहम मतलब कि ये मुद्दा है। देखिए, किसी भी संस्कृति की पहचान उसकी भाषा से होती है, और कहते हैं ना कि आप बंगाल में चले जाइए तो आपको बंगला, तमिलनाडु में जाइए तो आपको तमिल, आंध्र प्रदेश में चले जाइए तो आपको तेलुगु, फिर है ना कर्नाटक में चलिए तो आपको कन्नड़। तो फिर हमारे झारखंड हो गया, जे हमारा मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, जितने भी अनुसूचित राज्य है, क्या उसको भाषा आधारित हम पहचान कर सके हैं? ये हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, ये हम किस तरीके से अपने चीजों को हम खोते जा रहे हैं, और आज जितने भी अनुसूचित राज्य है उसको हम पर संस्कृति के तरीके से हम जानते हैं। गुजरात, राजस्थान,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, ये सब जितने भी अनुसूचित राज्य है, महाराष्ट्र, क्या उसको आप आदिवासी के आधारित पे आपको पहचान है? पहचान है? नहीं पहचान है। तो सिर्फ और सिर्फ हम उसको किसे खनिज के आधार पे उसको हम पहचान अगर करते भी है, लेकिन उसको आदिवासी आधारित नहीं है। तो हमारी जब बंगाल में जाओ तो आपको बंगाली, रसगुल्ला, उसकी भाषा, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। तो क्या झारखंड की आइडेंटिटी है? हिंदी है। झारखंड की भी अपनी भाषा नहीं है, जबकि वहाँ पर कुड़ुक है। हाँ, अब गोंडी तो अब सबसे ज्यादा बोली जाती है, भीली, गोंडी। सिर्फ और सिर्फ संविधान के अनुसूची में 22 भाषा को दर्जा दी गई है, उसमें मात्र 2 भाषा है, तो एक संथाली है और एक बोडो है। उसको हमारे आदिवासी भाषाओं को बोली गई। आप संस्कृत भाषा कितने लोग बोलते हैं? 0.0। लेकिन हमारे आप बताइए, ये गोंडी भाषा है 0.69 है। इतने बृहत में बोलते हैं, फिर भी उनको सम्मिलित नहीं कर रहे हैं आप, तो सोचिए कितना दुर्भाग्य रहा। आदिवासी भाषाओं की भी एक इतिहास है। मैं आज ये आओ जानो गोंडवाना के चैनल्स में बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारी एक अपनी लिपि थी। आर्यों के आगमन से भी पहले हमारी लिपि थी, जिसको हम सैंडवे लिपि कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सैंडवे लिपि कहते हैं। वो लिपि इतनी सुदृढ़ थी। आप लोग हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़े होंगे, कितनी मतलब कि सुगम सुसंस्कृति की वहाँ उस संस्कृति का अभी भी पूरे विश्व में विश्व के इतिहास में उस संस्कृति का जिक्र होता है, हड़प्पा संस्कृति की। सोच और किसके थी भाई? आप इतिहास को आप नकार नहीं सकते हैं। आप पोजिटर, ये जस्टिस पोजिटर की आप पढ़िए का किताब वैदिक इतिहास में, उसमें साफ लिखा गया है कि आदिवासी रहते थे, उससे कहीं 2500 ईसा के बाद वो मतलब कि वहां पे ये आर्य लोग आए हैं। तो समझ से कि उससे पहले कहीं विवाद है, कहीं पे बोलते हैं कि 3500 ईसा पूर्व पहले से ही रहता लोग आ रहा। तो सोच सकते हैं कि आप कितने पहले से आपका वहां पे पुरखे लोग निवास करते थे। उसके बाद आप आए हैं। तो आप जब आए हैं तो आपकी कोई लिपि नहीं थी उस समय। हमारी ये सैंधव लिपि थी। उन आर्यों के आगमन के बाद फिर उन लोगों ने फिर ब्राह्मी लिपि का इजाद किया। ब्राह्मी लिपि हमारे लिपि को तोड़ मरोड़ के, क्योंकि उन लोगों के पास नहीं थी उस समय। उन लोगों ने वेदों की रचना क्यों नहीं की? कहता है कि अगर हम यही कहते तो हमारी सैंधवी लिपि थी, तो उस समय उसने वेदों की रचना तो बहुत बाद में हुई है, बहुत बाद में हुई है। जब आने के बाद जब उन लोगों ने ब्राह्मी लिपि का इजाद किया, उसके बाद तो वशिष्ठ, उसके जो ये थे ना महर्षि लोग, वो लोगों ने ये की पुराणों की रचना की है। उसके बाद ये खरुष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि से खरुष्टी लिपि, बहुत बाद में कश्मीर के ब्राह्मणों ने शारदा लिपि में वेदों का रचना किया है। तो सोच सकते हैं कि हम कितने धन्य थे, हमारा बहुत पहले से लिपि था। अभी किसी साजिश के तहत हमारा सारा चीज खत्म हो गया, हम लिपि विहीन हो गए। इतना दुर्भाग्य है कि आज हमारे गोंडी भाषा इतने बेहद पूरे भारत में बोला जाता है, गोंडवाना लैंड है, लेकिन फिर भी हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम सिर्फ और सिर्फ हमारा कहते हैं कि भारत में सिर्फ हम 15% क्षेत्रफल में हमारे आदिवासी रह गए हैं। ये हमारे लिए कितना दुर्भाग्य की बात है। हम 8% है, अब 92% हम किसको बसाए, 15% ही हम सिमट के रह गए पूरे भारत में। ये हमारा तो दुर्भाग्य की बात है। और भाषा की बात रहा तो अगर भाषा आपकी नहीं है तो आपकी सारी चीज खत्म। कहते हैं ना कि ये आत्मा होती है, किसी भी संस्कृति की आत्मा उसकी भाषा होती है। आप भाषा नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी एक लड़ाई है कि अगर आप खुद को बचाना है तो सबसे पहले भाषा पे काम करना होगा। अब भाषा को बचाने के लिए उसकी लिपि होनी जरूरी है, और लिपि है तब हम लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सबसे पहले बोलेगी कि आपकी लिपि कहाँ है। इसलिए झारखंड में भी हम लोग भी कुड़ुक का भी लिपि कोलम सिक्की निकाले हैं, जिसमें डॉक्टर नारायण उरांव दादा है, उनसे काफी अच्छे से बात होती है। और अभी बहुत अच्छा हम लोग का रिजल्ट भी मिला है। हम लोग ने स्कूल भी खोल दिया है लोहरदगा में, आप आइएगा। तो इसमें क्या बोलते हैं, अभी कुड़ुक लिपि से अभी बच्चा लोग 100% अभी रिजल्ट किया है। उसको सिर्फ 2 भाषा में किया है, एक इंग्लिश भाषा और एक अपना कुड़ुक भाषा। इसलिए क्योंकि अगर हिंदी भाषा रहेगा, हिंदी तो ऐसे ही आप जान जाइएगा, लेकिन इंटरनेशनल भाषा जो इंग्लिश भाषा है वो सब जगह काम आएगा। और जो आपकी अपनी भाषा है वो तो आपकी पहचान है। क्योंकि कहते हैं ना कि माँ, अगर मातृभाषा क्यों कहते हैं, क्योंकि माँ अपने गोद में बच्चे को सिखाती है। सबसे पहला बच्चा अपनी माँ के गोद से सीखता है, इसलिए हम उसको मातृभाषा बोलते हैं।
और बच्चे को जितना अपनी मातृभाषा में आप शिक्षा दीजिएगा ना, उतना बच्चा जल्दी कैच करेगा, पकड़ेगा उसको। दूसरी भाषा में सिखाइएगा तो नहीं करेगा। तो जो भाषा जरूरी, इसलिए हम लोगों ने लोहरदगा में एक बहुत अच्छा अपना स्कूल चला, जिसमें सरकार की कोई भी मदद नहीं है, सिर्फ वो लैंग्वेज आधारित स्कूल है, वो उर्दू और इंग्लिश में। और अभी देखिए 100% वहाँ बच्चा अभी 10वीं पास करके निकला है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत ही बेहतर ढंग से हमको दीदी ने 8वीं अनुसूची में भाषा में जो बोली है कैसे सम्मिलित नहीं किया गया के बारे में बताया, और पत्थलगड़ी के बारे में बेहतर ढंग से हमको बताया।